हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ फिजिक्स। इस लेक्चर में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के ये टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो यहां तक, इसके पहले तक, मतलब ये लेक्चर के पढ़ने से पहले आपको बेसिक्स कौन सा पता होना चाहिए वो मैं बता देता हूं। सबसे पहला चीज तुमको पता होना चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये तुमने पढ़ा है, ये मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है। कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है एक मॉलिक्यूल की, वो होती है 3/2 kBT। ये हम लोगों ने डिराइव भी किया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल में। ओके, ये था मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए, आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। ऐसा तुम लिख के रख लो अगर पता नहीं होगा तो। वेयर जो kB है ना, ये है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, और T जो है उसका टेम्परेचर है। ठीक है, ये चीज तुमको पता होनी चाहिए कि कोई भी एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, वो इतनी होती है 3/2 kBT। ठीक है, ये समझ में आया सबको? ये पता होना चाहिए था, ये बेसिक्स है इस लेक्चर को पढ़ने से पहले। तो चलो आज हम लोग हमारा नया टॉपिक शुरू करते हैं, which is law of equipartition of energy। law of equipartition यानी हम लोग एनर्जी के इक्वल पार्ट्स करने वाले हैं। यहां पे नाम जैसे सजेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ, यानी इक्वल पार्टीशन कर रहे हैं हम लोग एनर्जी का। देखो क्या बोलना है, इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, वैसे है ये सभी एग्जाम्स में, लेकिन बोर्ड एग्जाम में भी आता है, 12th बोर्ड एग्जाम्स में, वहां पे ये लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहता है ये लॉ? For a gas in thermal equilibrium at temperature T, the average energy for molecule associated with each quadratic term is half kBT। ओके, पहले स्टेटमेंट लिख लो, फिर मैं इसको समझाता हूं एक एक करके, यहीं पे मैं समझाऊंगा। ओके, देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है। एक गैस जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में T टेम्परेचर पे, तो उसकी जो एवरेज एनर्जी होती है, उसके मॉलिक्यूल की जो एवरेज एनर्जी होती है, वो हर एक क्वाड्रेटिक टर्म को कितनी होती है, हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के लिए कितनी होती है? हाफ kBT। कैसे? देखो, अब सपोज एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया, ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूल वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूल जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर सकते हैं। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जीज है उसके 3 कंपोनेंट्स बोलूंगा मैं यहां पे, है ना। एक कंपोनेंट रहेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, जिसको मैं बोलूंगा KEX, वो रहेगा हाफ mv(x²। एक रहेगा जेड एक्सिस के अलोंग, उसको मैं बोलूंगा KEY, वो रहेगा हाफ mvy²। और एक रहेगा जेड एक्सिस के अलोंग, जिसको मैं बोलूंगा KEZ, जो कि रहेगा हाफ mvz²। ठीक है, ये 3 काइनेटिक एनर्जीज उसके हो सकते हैं, ये 3 कंपोनेंट्स है काइनेटिक एनर्जी के अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेकिन इस मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी है, इस मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो है 3/2 kBT। ये हमको पता है, अभी मैंने पढ़ाया। तो इसका मतलब यह है कि इन तीनों का एडिशन, KEX, KEY, इनका अगर एवरेज निकाला हम लोगों ने, KEX एवरेज को ऐसे अपन ऐसे बॉक्स में लिखते हैं हम लोग, ऐसे, सॉरी, लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल के अंदर लिखते हैं, KEY, KEZ, दैट शुड बी इक्वल टू 3/2 kBT। ठीक है, लेकिन हमको पता है ये जो 3/2 kBT है, ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा क्या हर एक में? कोई एक डायरेक्शन का तो ये नहीं रहेगा ना, मतलब सारा का सारा जो एनर्जी है, बहुत सारा एनर्जी एक्स में ही रहेगा और वाई और जेड में नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये जो 3/2 kBT है ना, इसके 3 टुकड़े होने चाहिए, और ये 3 टुकड़े हर एक मोड में, क्या शब्द यूज किया मैंने? हर एक मोड में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब 3/2 kBT के 3 टुकड़े कौन से रहेंगे? एक रहेगा हाफ kBT, दूसरा रहेगा हाफ kBT,
और तीसरा रहेगा हाफ केबीटी। समझ में आए? 3/2 केबीटी के 3 टुकड़े, तो हर एक मोड को कितना मिलने वाला है? हाफ केबीटी। अब हर एक मोड यानी क्या है? हर एक मोड में टर्म कौन सी है? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर की टर्म है, इसीलिए यहां पे उन्होंने बोला है ईच क्वाड्रेटिक टर्म, क्योंकि स्क्वायर की टर्म है ना, तो स्क्वायर की टर्म है, इसलिए ईच क्वाड्रेटिक टर्म विल हैव एनर्जी इक्वल टू हाफ केबीटी। समझ में आया? ओके, तो एक बात ध्यान में रखा हम लोगों ने यहां पे कि हर एक मोड को काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, हर एक मोड को एवरेज एनर्जी कितनी मिल रही है? हाफ केबीटी। अब मोनो एटॉमिक में ऐसे कितने मोड रहते हैं? 3 मोड रहते हैं, तो उसके पास में एक मोड की हाफ केबीटी है, तो 3 मोड्स की कितनी होंगी? हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी, यानी 3 इंटू हाफ केबीटी विच इज 3/2 केबीटी, केबी इंटू टी। समझा सबको? तो हर एक मोड को या हर एक क्वाड्रेटिक टर्म को एनर्जी कितनी मिलने वाली है? क्वाड्रेटिक टर्म बोलो या मोड बोलो, वन एंड द सेम थिंग। क्वाड्रेटिक टर्म अपने टेक्स्ट बुक में क्वाड्रेटिक टर्म यूज किया है, जेईई नीट सीईटी एग्जाम्स में मोड यूज करते, कोई फर्क नहीं करता। हाफ केबीटी हर एक क्वाड्रेटिक टर्म को। समझ आया सबको? कंसेप्ट ध्यान में आया? क्लियर? तो हर एक मोड की एनर्जी होगी हाफ केबीटी। ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये अब अपने को डिफाइन करना है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, ये डेफिनेशन हमको समझना है अभी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। देखो डेफिनेशन क्या है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। ओके, ये डेफिनेशन पहले तो लेक्चर पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, डेफिनेशन नोट डाउन करो, फिर एक एक करके हम लोग समझ के लेंगे। ओके, मैं समझाऊंगा एक एक टर्म इसमें। देखो, लेक्चर पॉज करना है, लिख लेना है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुमने लिख लिया होगा। चलो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैसे डिफाइन किया है? आर डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, है ना। कोऑर्डिनेट्स है ना, इसको क्या बोला है? ये टोटल नंबर क्या है? काय का है? कोऑर्डिनेट्स का, या फिर क्वांटिटीज है, ये नंबर्स है, नंबर्स है। ओके, ये सिंपली इंडिपेंडेंट नंबर्स है, मतलब इनका किसी पे डिपेंडेंस नहीं है, कोई अलग टर्म पे या एनर्जी पे या प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। लेकिन ये काम क्या करती है? दिस डिस्क्राइब, ये क्या डिस्क्राइब करती है? पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। ये नंबर हमको उस सिस्टम के पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आइडिया देगा, पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसका मतलब क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग जा सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग जा सकता है, यानी इंडिपेंडेंटली ये मोशन 3 एक्सिस के अलोंग कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली, है ना। इसका मोशन 3 एक्सिस के अलोंग पॉसिबल है, तो इसका अगर तुमको कॉन्फ़िगरेशन समझाना है या इसका तुमको पोजीशन अगर समझाना है, तो तुमको 3 बातों को समझाना जरूरी है। ओके, 3 बातों को तुमको समझाना जरूरी है। इसीलिए मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF शॉर्ट फॉर्म में, डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए 3। मोनोएटॉमिक के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 3। ठीक है, समझा? सभी को समझा? ओके, 1-2 मिनट, आई विल जस्ट हाँ, क्लियर। अब ये मैंने एक एग्जांपल दिया, हम लोग आगे पढ़ेंगे, मोनोएटॉमिक के लिए अलग से पढ़ेंगे, डायएटॉमिक के लिए अलग से पढ़ेंगे और पॉलीएटॉमिक के लिए अलग से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ तुमको ध्यान में रखना है कि एक मोनोएटॉमिक के मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए तुमको 3 कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग, एक जेड एक्सिस के अलोंग। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए मोनोएटॉमिक के? 3। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्लासिफिकेशन क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये तीन पार्ट में क्लासिफाई की गई है। सबसे पहला है ट्रांसलेशनल, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहला क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ लिखना चालू करो। दूसरा है
रोटेशनल, कोई भी मॉलिक्यूल का रोटेशन भी पॉसिबल है। ट्रांसलेशन समझता है ना, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यानी एक लाइन के अलोंग। दूसरा है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीसरा है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तीन पॉसिबल है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई भी मॉलिक्यूल के पास में इतने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते, कोई भी मॉलिक्यूल के पास में। अब कौन से मॉलिक्यूल में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे वो आगे पढ़ते अपन। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कितने टाइप हुए? तीन, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। अब एक रूल याद रखना, रूल कि चाहे वो मोनोएटॉमिक रहे, डायएटॉमिक रहे या पॉलीएटॉमिक रहे, हर एक में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पक्का रहेगा, जरूर रहेगा, जरूर रहेगा। हां, रोटेशनल रह सकता है, नहीं रह सकता, वाइब्रेशनल रह सकता है, नहीं रह सकता, लेकिन हर एक में ट्रांसलेशनल जरूर रहेगा, हर एक में ट्रांसलेशनल जरूर रहेगा। रोटेशनल और वाइब्रेशनल पॉसिबिलिटी है, रह सकते नहीं रह सकते, वो पढ़ेंगे हम लोग आगे। ओके, चलो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने? अब मोनोएटॉमिक गैस जो है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उसमें वो एक लाइन पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा सकता है, वो एक लाइन पे वाई एक्सिस के लॉन्ग जा सकता है, वो एक लाइन पे जेड एक्सिस के लॉन्ग जा सकता है। मतलब कि वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही परफॉर्म कर सकते हैं, कर सकता है। तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे, और वो भी कितने? तीन। तो इनके लिए नंबर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 3। किनके लिए? मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, लिख लेना है उतना। हां, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर डायएटॉमिक गैस, रिजिड मॉलिक्यूल। अब देखो, एक डायएटॉमिक गैस कंसीडर करते हैं। डायएटॉमिक गैस हम लोग एक काम करेंगे, ये वाला कंसीडर करेंगे, O2, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल है ना, 2 एटम है ना इसके अंदर, इसलिए उसको डायएटॉमिक बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, ये इसका बॉन्ड रहेगा, एक काम करता हूं, बॉन्ड अलग कलर से बनाता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके पास में, सॉरी कलर चेंज करता हूं, ये ट्रांसलेशन भी परफॉर्म कर सकता है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसा जा सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग ऐसा जा सकता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग जा सकता है, यानी पूरा ये डंबल जैसा, ये डंबल पूरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग जाएगा। मतलब इसके पास में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और वो भी कितने? 3। ठीक है, अब ये जो एक्स एक्सिस के मॉलिक्यूल है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ऐसा ऐसा रोटेट कर सकता है, और ये मॉलिक्यूल ऐसा भी तो रोटेट कर सकता है ना। एक्सिस कौन सा है? जेड एक्सिस, यानी ये मॉलिक्यूल एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर सकता है, यानी ये वाई एक्सिस रहेगी सेंटर से जाने वाली, और वो ऐसा रोटेट करेगा, और वो ऐसा भी रोटेट कर सकता है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये रोटेशन आई, जहां रोटेशन आया वहां रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई, रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा है हम लोगों ने। तो इसके पास में रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी रहेंगे, जो कि मोनोएटॉमिक के पास में नहीं थे। और रोटेशन के कितने आएंगे? 2। ओके, ट्रांसलेशन के कितने आए? 3, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, रोटेशन के वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके पास में आए 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। किसके पास में? डायएटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल के पास में। कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 5। ठीक है, समझ में आया सबको? क्लियर है? ओके, अब तीसरा, ये तुमने लिख लेना, इतना इतना लिख लो सब लोग। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा है नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। नॉन रिजिड की खास बात क्या है? रिजिड यानी जो मूव नहीं कर सकता, ऐसा
यानी दो फिक्स हो गए। अब इमेजिन करो ये ऐसे भी वाइब्रेट कर सकते, नॉन रिजिड अगर रहे, नॉन रिजिड यानी वो ऐसा ऐसा भी जा सकता है, वो ऐसा जा सकता था, ऐसा जा सकता था, ऐसा जा सकता था, वो गोल भी घूम सकता था ऐसा, ठीक है। लेकिन अब नॉन रिजिड है इसलिए वो ऐसा भी मोशन परफॉर्म कर सकता है, मतलब इट विल हैव वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले अभी तक रिवाइज कर लेते। मोनोएटॉमिक के पास में सिर्फ ट्रांसलेशनल था 3, डायटॉमिक रिजिड के पास में 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल थे, वाइब्रेशनल नहीं था। हां, लेकिन डायटॉमिक नॉन रिजिड के पास में ट्रांसलेशन के 3 है, रोटेशन के 2 है और वाइब्रेशन के भी 2 रहेंगे। 2 कैसे सर? एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा और एक वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 3 2 2 मतलब 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। किसके? डायटॉमिक गैस के, नॉन रिजिड डायटॉमिक गैस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 7। याद रहेंगे, वाइब्रेशनल में 2 होते हैं हमेशा, क्योंकि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रहेंगी और वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। ये होती है वाइब्रेशन, यानी तुमको एक अलग से चैप्टर है ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन यानी वाइब्रेटरी मोशन। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि हर ऑसिलेटरी मोशन के पास में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। उसके वैल्यूज हम लोग बाद में देखेंगे, ये ध्यान में रखना है। क्लियर? समझ में है सबको? हाँ, तो हर वाइब्रेशनल के पास में हम लोगों ने स्टार मार्क करके तुम कहां पे मार्जिन में लिख लो, हर वाइब्रेशनल मोड के पास में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। फॉर एवरी वाइब्रेशनल मोड यू हैव 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये वाइब्रेशन किसके अलॉन्ग हो रहे थे? सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहे थे। किसके अलॉन्ग हो रहे थे? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। समझ में आया सबको? क्लियर है? ओके। आज का लास्ट पार्ट है वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, जिसके पास में एफ वाइब्रेशनल मोड है। पॉलीएटॉमिक यानी 2 एटम से ज्यादा, CO2 NH3। CO2 के पास में कितने मॉलिक्यूल? CO2 पॉलीएटॉमिक है, इसके पास में कितने एटम है? 3। NH3 अमोनिया, इसके पास में कितने एटम है? 4। तो ये पॉलीएटॉमिक में गिने जाएंगे। लेकिन ऐसे पॉलीएटॉमिक जिसके 3 वाइब्रेशनल मोड है, एफ वाइब्रेशनल मोड है। तो बेटा ये इसका सिंपल ट्रांसलेशन तो रहेगा ही इनके पास में, तो इनके ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने रहेंगे बेटा? 3 है ना। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा सकेंगे, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा सकेंगे, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा सकेंगे। इनके पास में रोटेशनल कितने रहेंगे? अब ये पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है इसलिए इनकी रोटेशन तीनों एक्सिस के अबाउट पॉसिबल है, तीनों एक्सिस की, क्योंकि पॉलीएटॉमिक है। पिछले बार अपना डायटॉमिक था, एक ही एक्सिस पे था, इसलिए रोटेशन सिर्फ y या फिर z पे। लेकिन ये मॉलिक्यूल, इनके जो एटम है x पे भी है, y पे भी है, z पे भी है, तो इनके रोटेशन जो है, इनके रोटेशन हर एक्सिस के अबाउट पॉसिबल है, तो इनके रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी 3 रहेंगे। समझ में? हां, अब इनके वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने लेना है? अब देखो, मैंने अभी पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि एक वाइब्रेशनल मोड में अपने को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलते हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलते हैं, है ना। तो एफ वाइब्रेशनल मोड में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे? एफ वाइब्रेशनल मोड में समझ आया मैंने क्या बोला? एक वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलते हैं, तो एफ वाइब्रेशनल मोड में, यानी इमेजिन करो उसका वाइब्रेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है। एक वाइब्रेशन के लिए 2, तो एफ वाइब्रेशन के लिए 2f। तो टोटल कितना बना बेटा? 3 + 3 + 2f, मतलब 6 + 2f। ये हो गए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एफ वाइब्रेशनल मोड ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस। तो पॉलीएटॉमिक गैस जिसके पास में एफ वाइब्रेशनल मोड है, उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुए 6 + 2f। समझ में आया सबको? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस लेक्चर के सारे पॉइंट्स लिख के रखो। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तुमको याद करने पड़ेंगे।
आज बैठ के एक एक पेज पे उतार लो कि मोनो एटॉमिक के लिए कौन से और उसकी वैल्यू कितनी, डायटॉमिक रिजिड के लिए कितने हैं, नॉन रिजिड के लिए कितने हैं, पॉलीएटॉमिक विथ एफ वाइब्रेशनल मोड कितने। अगर पॉलीएटॉमिक में वाइब्रेशनल मोड नहीं दिया है तो ये कट कर देना, टोटल कितने बने 6। अगर पॉलीएटॉमिक में वाइब्रेशनल मोड नहीं दिया है तो, और वाइब्रेशनल मोड दिया है तो फिर इतना लिखना। ओके, क्लियर विद दिस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। क्लियर, दैट्स इट।